जटाकटाह संभ्रमं भ्रमण्यलिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां ढमट 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 ढमन्य नाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनो न शिवा शिवम। लोग ठीक कहते हैं, सुमन जी की कविताओं में युग ध्वनित होता है, और यदि वे स्वयं ही अपनी कविताएं सुना रहे हों तो लगता है कि जैसे एक युग दृष्टा कवि स्वयं अपने समय से हमारा साक्षात्कार करवा रहा है। तुम पी रहे गरल की देख नीलकंठ मुग्ध हैं, सुधा लजा गई अमर पतित असुर विक्षुब्ध हैं। मगर अभी तो पग प्रथम कहाँ समाप्त साधना, मगर अभी तो पग प्रथम कहाँ समाप्त साधना कि है नरत्वताओं पर लगा हुआ है ग्राम गृह नगर सभी तो दांव पर। तो तुम्हें अगर है आन कुछ मनुष्यता के नाम की तो ध्यान ये बना रहे वमन न हो वमन न हो। जहर पीना सब कुछ नहीं है, जहर को पचा लेना बड़ी चीज़ है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हमारे समय के श्रेष्ठ कवि हैं, लेकिन शायद उन्हें सिर्फ कवि कहना गलत होगा। विचारक, शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, साहित्य, कला और संस्कृति के निष्णात विद्वान के रूप में सुमन जी की छवियां हमारे मन मस्तिष्क पर अंकित हैं, और इन छवियों को एक दूसरे से अलग करना संभव ही नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि कवि सुमन की छवि अन्य छवियों से अधिक गहरी और अधिक जानी पहचानी है। ये शायद इसलिए भी कि उन्होंने पंडित नेहरू के इस वाक्य को शब्दशः जिया, अपने जीवन को एक कविता बनाना चाहिए। मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड़ गया था। गति मिली मैं चल पड़ा पथ पर, कहीं रुकना मना था। राह अनदेखी अजाना देश, संगी अनसुना था। तो चांद सूरज की तरह चलता न जाना रात दिन है, और किस तरह हम तुम गए मिल आज भी कहना कठिन। तो तन ने आया मांगने अभिसार, तन ने आया मांगने अभिसार, मन ही जुड़ गया था। मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड़ गया था। देख मेरे पंख चल गति में लता भी लहलहाई। जब कोमल क्षण आते हैं तूफान भी आता है, बवंडर भी आता है जीवन में। और जब पक्षी बैठता डाल पर तो सूप करता है, इस तरह से पंख चलाना बंद कर देता। देख मेरे पंख चल गति में लता भी लहलहाई, पत्र आंचल में छिपाए मुख कली भी मुस्कराई। तो एक क्षण को थम गए डैने, समझ विश्राम का पल, पर प्रबल संघर्ष बनकर आ गई आंधी सदल बल। डाल झूमी पर न टूटी, ढाल झूमी पर न टूटी, किंतु पंछी उड़ गया था। मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड़ गया था। मैं क्षिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूँ, मैं क्षिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूँ। मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ। मुझको न मौत भी भय दिखला सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। मैं लोल अपांगों के सपने सेता हूँ। जगलपुर उत्तर प्रदेश में सन 1916 में जन्मे शिवमंगल सिंह के कवि सुमन के रूप में पहचान बनाने से लेकर प्रतिष्ठित होने तक की कहानी जानना हमारे लिए निश्चय ही जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कहानी काफी रोचक है और इसमें कई ऐसे व्यक्तित्व भी शामिल हैं जिन्हें हम नायकों, महानायकों की तरह याद करते हैं, बल्कि इसलिए भी ये कहानी हमें सुननी होगी क्योंकि इसी से हमें पता लगेगा कि अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ते हुए प्रगतिशील विचारों के साथ चलकर कैसे एक युवक उस ऊंचाई को हासिल करता है जहां महान शब्द भी बौना नजर आने लगता है। जरा देखें
कवि सुमन की ये जीवन कविता कहाँ से शुरू होती है? कविता लिखना तो हम पहले जानते नहीं थे, हम तो उद्यमी थे, खिलाड़ी बहुत थे और आपस में झगड़ा लड़ाई किया करते थे। जब तुम्हारी उम्र के थे, 9th-10th में पढ़ते थे, तो जब जहाँ कोई लड़ाई हो तो हम, हमारे बाप माँ के खून में कुछ ऐसा रहा होगा तो हम तुक खूब जोड़ लेते थे। तो हम लड़ने में गद्य में नहीं बोलते थे, पद्य में बोलते थे, धारा प्रवाह बोलते जाते थे। तूने क्या मैं समझा है, तुझको मैं मजा चखाऊंगा, दम से पटकूंगा धरती पर, मैं तुझको चाट खिलाऊंगा, मैं तुझके नाकों चने चबाऊंगा लगाऊंगा, पर धड़ाधड़ बोलते चले जाते थे। तो हमारे यहाँ कब सम्मेलन हुआ तो लोगों ने कहा कि उद्यमी थे, तो तुम्हारा नाम सुमन नहीं था, शिवमंगल सिंह सिर्फ नाम था। सुमन तो बाद में हमारा रख दिया गया नाम। अब तो गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, भगत सिंह को फांसी हुई थी, 1930-31 की बात है। तो हमको कहा कि तुम भी कविता सुनाओ, तू तो जोड़ी लेते हो। तो उस समय होती थी समस्या पूर्ति, जिसे होता है उर्दू में तरह मिसरा, तो समस्या पूर्ति थी छतियाँ धड़कें। अब हम उस उम्र क्या जाने छतियाँ धड़कें श्रृंगार की समस्या है, तो हम तो अपना उद्यमी लड़के जैसे होते हम भी सुनाएंगे सर। नाम बोला गया, शिवमंगल सिंह कविता सुनाएंगे। तो बड़े मुँह जैसे बड़े भारी कवि हों आपके, हम तो हमारे दानी साहब हेडमास्टर थे, बहुत उनसे डरते थे, कैनिंग बहुत करते थे। तो हमने उन्हीं पे कविता सुना दी, वो तो वहाँ थे नहीं, कब सम्मेलन में आए नहीं थे। हमने सुना दी अपना, तुक तो जोड़ी लेते थे हम कि जब घंटी बजाई हाई स्कूल की, तो जियरा से कहीं आँखियाँ पड़कें, तो कहूँ दानी साहब जो मिल जाएं तो लड़कन की छतियाँ धड़कें। वो छतियाँ धड़कें समस्या थी, तो ऐसे कविता शुरू हो गई। हमको पता है। फिर जब मैट्रिक पास करके कॉलेज में आए तब थोड़ा उम्र भी बढ़ गई थी और मालूम पड़ने लगा था कि कविता क्या होती है। आपने अपनी पहली कविता कौन सी लिखी और कब लिखी? पहली कविता हमने लिखी जब हम मैट्रिक पास करके कॉलेज में आए, इंटर में हमने प्रवेश लिया। तो पहली कविता हमने लिखा प्रथम आकर्षण। वो कविता हमारे पहली कविता थी, हमको पता नहीं कि इतनी लोग पसंद करेंगे। तो हमारे हिंदी विभाग के प्रोफेसर ने उसको, जो हमारा मैगज़ीन था कॉलेज मैगज़ीन, तो उस पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर छाप दी। वो कविता थी वो, उपवन की वो हरियाली पावन समीर का चलना, विकसित कुसुमों की लाली डाली डाली का हिलना, उषा के उस नीरों में सरिता का कलकल करना, बस हृदय हिला देता था अधखिली कली का खिलना। ये छप गई प्रथम पृष्ठ पर। तो बड़ा हमको सब तो परिचित हो गया, नया लड़का है, कौन कवि है, सब कॉलेज में नाम लोग जानने लगे मेरा, और मुझे बड़ी हिम्मत पड़ी, तो कविता बन गई मुझसे। तब वो जो उद्यमी लड़के थे ना 9th-10th के, वो नहीं रहा, अब थोड़ी गंभीरता आ गई। उस समय गांधी जी का आंदोलन चल रहे थे और चारों ओर एक नया जोश नया। तो 2 कवि हमारे यहाँ बहुत ग्वालियर स्टेट के ही थे, पर सारे हिंदुस्तान में मशहूर हो रहे थे, वो भी युवक थे उस समय। तो वो हमारे तरह हमले बड़े आदर्श दिखाई पड़ते। एक थे हरे कृष्ण प्रेमी, दूसरे थे जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। उसमें प्रेमी जी की आँखों में कविता बड़ी मशहूर थी, जैसे बाद में प्रसाद जी की आंसू हुई, सब लड़कों को बड़ा पसंद था वो। उसका नाम था आँखों में। आँखों में क्या है देखो है आँखों वाले, इन आँखों ने बना दिए हैं कितने अंधे मत वाले, मेरे इन पापी आँखों ने अगर न तुम्हें देखा होता तो मेरे सूने जीवन में कुछ सुख का लेखा होता। ये बहुत छाई हुई थी। और हमारे कोर्स में फर्स्ट ईयर में खड़ी बोली का सबसे पहला महाकाव्य आया, यानी तब साकेत नहीं अभी छपा था, प्रथम महाकाव्य, उसका नाम था प्रिय प्रवास। लेखक थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। उसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन था और उसमें छाया हुआ था हरियोध जी का नाम और प्रिय प्रवास का नाम। तो हमको तब भी सब याद बना पूरा, तुम लोग याद है पता नहीं, जब पढ़े थे जो फर्स्ट ईयर के थे सब। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा, अब तक याद है। उसको पढ़ने से, राधा कृष्ण के प्रेम का प्रसंग पढ़ने से, विरह पढ़ने से, उसका नाम ही था प्रिय प्रवास। प्रिय का प्रवास, जो प्रिय कृष्ण जो हैं गोपिकाओं को छोड़कर मथुरा चले गए वृंदावन से, उससे बड़ी प्रेरणा मिली। तो हम कविताएं करने लगे, हमें जोश आ गया कविता लिखने का। फिर धीरे धीरे जब कविता करने लगे तो उन्होंने हमारा नाम रख दिया सुमन जी। तब हो गए शिवमंगल सिंह सुमन। आप ग्वालियर से बीए करने के बाद फिर एमए करने बनारस चले गए थे।
बनारस में आपको कवि की तरह पहली पहली बार कब और कैसे जाना गया? वो भी एक घटना घट गई। हम बनारस गए तो वहाँ जो सबसे बड़े कवि, सब तुम नाम जानती होगी, जयशंकर प्रसाद, यानी पंत से भी है ना, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, तो उम्र में तो पंत से भी बड़े थे। तो उस समय उनका बड़ा नाम था प्रसाद जी का। और वो बीमार बहुत थे, जब हम पहुँचे तब उनको टीबी हो गया था, तपेदिक हो गया था, तो कामायनी लिख रहे थे। उनके मुझसे हमने कामायनी सुनी। बीमारी में भी इतना सुंदर गा के पढ़ते थे। अगर तुमको कभी सुनना हो प्रसाद जी कैसे पढ़ते, तो उनके लड़के हैं रत्नशंकर, वो बिल्कुल वैसे ही पढ़ते हैं, सुनने को मौका मिल जाएगा। तो उनका अक्टूबर में स्वर्गवास हो गया। और काशी में बड़ा पुण्य नगरी है, तो तीर्थ स्थान जैसे तुम्हारा उज्जैन तीर्थ स्थान है, जैसे यहाँ चक्र तीर्थ है, वहाँ पर मणिकर्णिका घाट, और दूसरा घाट और प्रसिद्ध है, उसका नाम हरिश्चंद्र घाट, जहाँ राजा हरिश्चंद्र बेके थे। कहानी सुनी होगी ना हरिश्चंद्र रोहिताशु को। तो वो तो प्रसाद जी ने कहा कि मुझे हरिश्चंद्र घाट में जलाया जाए, मणिकर्णिका में नहीं। यानी कवि देखिए उन्होंने जोड़ा साहित्य से, इतिहास से जोड़ा, धर्म से नहीं जोड़ा अपने को। गो मणिकर्णिका में धार्मिक मुक्ति मिलती है, उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए थी। जहाँ कोई साहित्य का संस्कार हो वहाँ जलाए। तो अपने कंधों पर लेके हम गए थे, नहीं कंधों पर प्रसाद जी को। और वो जब जला के आए तो शाम को शोक सभा हुई, सबकी होती बड़े आदमी के मरने के बाद। ऐसी शोक सभा हम शायद अब जिंदगी में कभी नहीं देखे, क्योंकि शोक सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, गांधी जी की ऊंचाई। उसके संयोजक कौन थे? पंडित रामचंद्र शुक्ल, जिनकी जो हिंदी बनाई। जिस सभा के संयोजक रामचंद्र शुक्ल से क्या कहना। तो मैंने कविता लिखी वहाँ पर प्रसाद जी के स्वर्गवास पर, हा प्रसाद, उस दिन वहाँ सुनाई। प्रसाद जी की आंसू बड़ी मशहूर थी। क्या कहा कि यही असमय यह कैसा दुख भार, क्या कहा कि कविता बाला के मुख पर सुस्मित आह्लाद नहीं। आज कविता बाला, कविता लड़की जो है वो उदास, उसका मुँह कैसे हो गया, मुस्कान भी नहीं, आह्लाद नहीं। क्या कहा कि कविता बाला के मुख पर सुस्मित आह्लाद नहीं। क्या कहा कि माँ के मंदिर में मिल सकता आज प्रसाद नहीं। क्या माँ की जीर्ण शीर्ण कंथा का लाल खो गया हुआ अक्षार, असमय यह कैसा दुख भार। एक साल पहले प्रेमचंद जी मर गए थे। कब इस संक्रमण, और फिर उन्होंने आंसू लिखे प्रसाद ने। हमका इससे बढ़कर आंसू क्या होगा कि आंसू का लिखने वाले याद नहीं रहा। कब इस संक्रमण काल में तुम सहसा हमसे मुख मोड़ गए, तुम चले गए पर हाय हमें दुर्दिन के आंसू छोड़ गए। दुख दैन्य ताप संताप युक्त अब तो जीवन बन गया भार, असमय यह कैसा दुख भार। और बड़ा वैसा था कि हमारा कभी कहीं जा नहीं सकता है, घर घर काशी में गूंज रहा जय जयत जयत जय जय शंकर, इस तरह का था। घर घर में उसकी पुकार, असमय यह कैसा दुख भार। सुनाया तो उसी दिन की घटना थी। अब तो उसको सुन के कुछ नहीं, उसी दिन की घटना शाम को शोक हम सुना रहे हैं, तो जाहिर था, स्पष्ट था कि सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मालवीय जी भी विचलित हो गए। शुक्ल जी ने कहा कि हमको दे दो, तो हमसे लेकर उन्होंने छपने को भेज दी। पत्रों कैसे नाम हो जाता है, भगवान कैसे नाम कर देते हैं घटना से। छपने को भेज दी सरस्वती पत्रिका में। उस समय सरस्वती सर्वश्रेष्ठ पत्रिका हिंदी की मानी जाती थी, मासिक पत्रिका। उसके नाम सुना है, सबसे बड़ा नाम उसके संपादक कौन थे उस समय, नाम सुना है? नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनकी कविताएँ छापते थे। मातृ शरण गुप्त की, उसमें प्रसाद की, पंत की, सबका नाम उसी से हुआ। रामदेव त्रिपाठी की, उसमें और किताब वो छप चुकी थी। अब उन्होंने सोचा अगर इसको नहीं इसमें इस अंक में जाती है तो ये पुरानी पड़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि उस बिना किसी उसमें छाप के अलग से उसमें सटा दी, बाइंडिंग होने को बाकी थी। तो अगर अभी तुमको पर देखने को मिला वो जिसमें छपी है ये, तो उसमें पेजिंग नहीं है, तो बाकी तो पृष्ठ आ ही गए थे। तो उसमें एक और तो छाप दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट, एक और मेरी कविता असमय यह कैसा दुख भार। ये तो मालूम पड़ा कि किसकी कविता छपी है सरस्वती में, प्रसाद जी पे, तो मेरा नाम आ गया। न बच्चन जी की छपी, तो बच्चन जी वहाँ थी तो इलाहाबाद थे, संयोग से मैं उसमें बनारस में था। और किसी कवि के लिए दिनकर जी पटना पर आए होंगे तो मेरी छप गई हो। और संपादकों को लगा ये कौन सा लड़का पढ़ता है कॉलेज का जिसकी कविता रामचंद्र शुक्ल ने भेजी हो।
तो बिना प्रोपेगेंडा के बाद प्रोपेगेंडा। उसके बाद जहाँ मैं कविता भेजूँ छपने को विशाल भारती में, अरे तो उस लड़के के जिसके शुक्ल जी ने कविता, तो रद्दी कविता तो वो भी छप जाती थी। इस तरह धीरे धीरे, और चूँकि काशी में और कोई इस समय गंभीर कवि नाम 1 साल पहले प्रेमचंद जी मर चुके थे। आपकी एक छोटी सी बड़ी प्रसिद्ध कविता है मालिन मुझे न तोड़ो। ये जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि ये कविता कैसे लिखी गई। बात एक उम्र होती है तो पागलपन होता है, चाहे कविता को हो, चाहे प्रेम करने को हो, चाहे खेलने को, नशा सा होता है। और लोग घेर लें जहाँ जाएं। विद्यार्थी थे तो परीक्षा के दिन आ गए, तो हमने एमए के साथ एलएलबी भी ले रखा था। एमए एलएलबी लिखते नहीं हम, वो भी ले रखा था। तब लोग जब इम्तहान आ गए, पढ़ नहीं पाए, तो आओ हमारे यार कविता सुनाओ। हमारे पढ़ने के दिन तो हम अपनी किताब ले करके ला ऑफ थॉट्स, मालवीय जी का बंगला था सामने, उसमें आयुर्वेदिक गार्डन था, उसमें चले गए, अब बैठ के पढ़ेंगे। अपने लेके पढ़ने लगे तो मालिन की लड़की फूल तोड़ा गा रहे गुनगुनाया। मैंने मुड़ के देखा तो अपना वो गाना गा रही, फूल तोड़ रही। तो हमने कहा डिस्टर्ब हो गया पढ़ना, हम तब क्या करें। तब कविता सूझी, उसको देख के, लड़की को सूझ के, तो हमने कविता लिखी वहाँ पर, देखो मालिन मुझे न तोड़ो। कागज़ वागज़ नहीं था, तो वहाँ है कि इसका आयुर्वेदिक कॉलेज गार्डन था वो, तो आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रिस्क्रिप्शन पड़ा था, तो उसी की पिछली तरफ हमने कविता ये लिखी। वो शायद मुझसे ले ली थी राय कृष्णदास ने, वहाँ भारत कला भवन में सुरक्षित है शायद वो। तब मैंने लिखा कि फूल मालिन से कहता है कि देखो मालिन मुझे न तोड़ो, हम तुम बहुत पुराने साथी जगती के मधुबन में। समझिए ना, हम तुम बहुत पुराने साथी हैं, जन्म से साथी हैं। कौन? नारी और फूल। नारी में माधुर्य, फूल में मधु यानी शहद, है ना। हम तुम बहुत पुराने साथी जगती के मधुबन में, दोनों तन मन से कोमल हैं, फूल रहे गृह बन में। समझे ना, गृह में नारी, वन में फूल। तो आओ अपना अपना काम करें, तुम अपना काम अपना काम करें। हम तुम बहुत पुराने साथी जगती के मधुबन में, दोनों तन मन से कोमल हैं, फूल रहे गृह बन में। तो हम उपवन का, तुम जन मन का, मधु कण कण कर जोड़ो, देखो मालिन मुझे न तोड़ो। हम तुम दोनों में यौवन है, दोनों में आकर्षण, दोनों कल मुरझा जाएंगे, कर क्षण भर मधुवर्षण। तो आओ क्षण भर हंस खिल मिल लें, कल की कल पर छोड़ो, देखो मालिन मुझे न तोड़ो। जब जग मुझे तोड़ने आता, मैं मुस्का कर रो देता हूँ। जब जग मुझे तोड़ने आता, मैं मुस्का कर रो देता हूँ। जब तुम मुझ पर हाथ उठाती, तो मैं सब सुध बुध खो देता हूँ। अरे हृदय तुम्हारा सा ही मेरा, इसको यूं न मरोड़ो, देखो मालिन मुझे न तोड़ो। सुमन जी की रचनाओं में मानवीय ऊर्जा से भरी तेजस्विता और प्रखरता के दर्शन होते हैं, और साथ ही किसी सौम्य और पारदर्शी संत की वाणी भी सुनाई देती है। इसका अनुवाद करना, यू शुड लिव पोइट्री, मतलब तुम कविता को जियो। कविता को जिया कैसे जाए भाई? तो ये सबसे बड़ी चुनौती कवि के लिए, कविता जो लिखता है उसको जिए। मुझे याद आ रहा है, मीर तकी मीर ने कभी लिखा था, मैं अपने आप में इन शायरों में फ़र्क करता हूँ, मैं अपने आप में इन शायरों में फ़र्क करता हूँ, सखुन इनसे संवरता है, सखुन से मैं संवरता हूँ। तो कविता बहुत ही टेंडर, बहुत ही नाजुक चीज़ है। इंसानी जज्बात की, इंसानी भावनाओं की सूक्ष्मतम पारदर्शी ये अभिव्यक्ति है। उन्हें अपनी पीढ़ी के विद्वानों से निकटता के अवसर मिले। महाकवि निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञेय, जैनेन्द्र, शमशेर, बाबा नागार्जुन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और फैज़ अहमद फैज़ से उनकी गहरी निकटता रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वे योग्य और प्रिय शिष्यों में रहे। जहाँ तक उनकी रचनाओं का प्रश्न है, हिल्लोल,
जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा और कटे अंगूठे की वंदनवारें उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। मिट्टी की बारात पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सारस्वत सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 1974 में उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया। वे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति रहे, कुलपतियों के राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष भी रहे, नेपाल में भारत के सांस्कृतिक दूत रहे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष रहे। इन दिनों वे कालिदास अकादमी उज्जैन के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कार्य समिति के सदस्य हैं। आज सुमन जी कालिदास की नगरी उज्जैन में एक विशाल वटवृक्ष की तरह मौजूद हैं, जिनकी घनी छांव सबके लिए सुलभ है। अपनी संपूर्ण घनी छांव के साथ सबका स्वागत करते हुए ये विचारक इस सत्य से पूरी तरह अनभिज्ञ है कि उसके साथ कितनों की ही आस्थाएं भी जुड़ी हैं, क्योंकि उनसे जो कुछ हमने हमारे समाज ने पाया है उससे उऋण होना संभव ही नहीं है।